हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो देख सकते हैं चैप्टर 7, पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये नोट्स पढ़कर आप 95% नंबर बना सकते हैं। बात सही साथियों, यदि आप पढ़ लेंगे तो निश्चित ही 95% नंबर तो आ ही जाएंगे। तो साथियों, जो लोग नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो नियंत्रण क्या है, इसमें पहला नियंत्रण आता है पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है। अब समन्वय क्या है, उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वयन कहलाता है। यह समन्वय या समन्वयन बात एक ही है। अब उद्दीपक क्या है साथियों? उद्दीपक वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्रायः उनके शरीर अंग की किसी गति के रूप में होती है। साथियों, तंत्रिका तंत्र आता है। तंत्रिका तंत्र में पहला है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है तथा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन के बने होते हैं। तो साथियों, यह में कई बार पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र किसके बने होते हैं? तो न्यूरॉन के बने होते हैं, ये देख सकते हैं। अब अगली हेडिंग है तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना क्या है। तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती हैं, देख सकते हैं साथियों। अब अगला स्टेप है क्या, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। इसमें 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय या साइटान, नंबर 2 डेड्रांस, नंबर 3 एक्सान। अब साथियों, अब देख सकते हैं अगला क्या है, ग्राही। ग्राही क्या होता है? एक कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। अब देख सकते हैं इसके बाद चलिए हम आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब साथियों क्या आएगा, अब ग्राही के प्रकार क्या है? प्रकाश ग्राही आता है इसमें। ग्राही के प्रकार में पहला है प्रकाश ग्राही, प्रकाश के प्रति संवेदनशील यानी आँख में होता है। ऊष्माग्राही, ऊष्मा तथा ताप के प्रति संवेदनशील, ये त्वचा में होता है, देख सकते हैं त्वचा, त्वचा में होता है, त्वचा माने शरीर। अब ध्वनिग्राही क्या हो? ध्वनि के प्रति संवेदनशील कर्ण में यानी कान में। घ्राणग्राही यानी गंध के प्रति संवेदनशील नाक में। स्वादग्राही, स्वाद के प्रति संवेदनशील यानी जिह्वा में, जीभ में होता है। अब तंत्रिका कोशिका के भाग कौन कौन है? पहला है द्रुमिका, डेंड्राइट जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। अब नंबर 2 क्या है, कोशिका काय जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती हैं। एक्सान जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। अब क्या साथियों, ये देख सकते हैं 2 तंत्रिकाओं के बीच जहाँ वे आपस में जुड़ती हैं सदैव बहुत ही छोटा रिक्त स्थान होता है जिसे अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहते हैं, देख सकते हैं। अब अगला है क्या, तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कहते हैं।
अब अगली हेडिंग क्या है, तंत्रिका कोशिका के प्रकार। नंबर 1 इसमें है क्या, संवेदी तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है, देख सकते हैं हम। नंबर 2 प्रेरक तंत्रिका कोशिका, यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाती है। नंबर 3 बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है, देख सकते हैं साथियों। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे हम करते हैं। दिखाई दे रहा है साथियों, कमेंट करिए। चलिए दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है साथियों, अब तंत्रिका कोशिका के कार्य क्या है। तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं। ये उद्दीपक और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न हो जाती हैं। ये देख सकते हैं। और वो पहला चैप्टर 7 का पहला पार्ट हो गया। अब देखिए चैप्टर 2 है क्या, चैप्टर नंबर 2 है, यानी चैप्टर 7 और पार्ट 2 है साथियों, सॉरी पार्ट 2 है, पार्ट 2 चैप्टर 7। तो देखिए क्या है, तंत्रिका आवेग हेडिंग है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग कहलाता है। युग्मानुबंधन क्या है, वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सान की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच बनता है, युग्मानुबंधन कहलाता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते हैं। गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ का दूर हटना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सही साथियों। यदि आप अगर आग के पास हैं या कोई लोहा लिए हैं और लोहा गर्म है या तावा गर्म है, अगर छू गया तो उसके बाद फिर हाथों का दूर हटना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। अब क्या है आगे, वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इच्छानुसार नहीं कर सकते प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अगला नंबर क्या है, यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अब आगे क्या है हेडिंग, टहलना, वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अतः टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। बात सही साथियों। यदि आप टहलेंगे घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐच्छिक क्रिया होती है जो आप नहीं कर सकते। जैसे बादल है, ठीक, पानी बरसने लगा या धूप आ गई, क्योंकि वे अनिच्छिक क्रियाएं हों, क्योंकि वो आपके बस का नहीं है, वो प्राकृतिक है। तो देख सकते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अभी आगे हम कराते हैं। तो अब क्या है साथियों, प्रतिवर्ती चाप। ये क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अब प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, देख सकते हैं। अब अगला फैक्ट है क्या, मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह अत्यधिक कोमल होता है, जो कपाल में सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। अब अगला क्या है, मस्तिष्क के अंग या मस्तिष्क के भाग क्या है। मस्तिष्क भाग क्या है,
पहला है अग्र मस्तिष्क, इसके अंतर्गत क्या है, घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायंसी फलान आते हैं। घ्राण पिंड गंध ज्ञान के, मस्तिष्क स्मृति सोचने विचारने तर्क शक्ति आदि के, तथा डायनीसी फैलान फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ, डायनीसी फैलान भूख प्यास नींद ताप नियंत्रण उपापचय आदि के केंद्र होते हैं। देख सकते हैं अग्र मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क क्या है साथियों, नंबर 2, मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है, यह दृष्टि ज्ञान कराता है। पश्च मस्तिष्क क्या है, इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क पोंस तथा मस्तिष्क पुच्छ आता है। पोंस अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुच्छ के ऊपर स्थित होता है, यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब अगला देखिए साथियों, अनुमस्तिष्क क्या है, अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है, यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं साथियों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला साथियों क्या है, मस्तिष्क पुच्छ, मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है, यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मेरुरज्जु, मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है, यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है, इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होती है। देख सकते हैं। अब क्या है, ए ऊतक कैसे रक्षित होते हैं, ये हेडिंग है। तो मस्तिष्क एक कोमल अंग है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित यानी तरल से पूरी तरह भरी गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रधान अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य में नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करते हैं। जैसे साथियों, आप अगर आप पीठ पे छुएंगे तो एक थोड़ा उभार आ जाता है पीठ में, वही कह रहा है, अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। अब अगला क्या है, तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है साथियों, देख रहे हैं। तंत्रिका कोशिकाएं के द्रुमिका सिरे ग्राही अंगों से सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती हैं, इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेग के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रिया संपन्न होती है। देख सकते हैं साथियों। अब क्या है, अगला पादपों में समन्वय। क्वेश्चन है क्या, वृद्धि। अब क्वेश्चन समझिए, वृद्धि गति तथा स्फीति गति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला, वृद्धि क्या होती है, यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। यह कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण होती है। वृद्धि गति अनुत्क्रमणी होती है। बहुत बार पूछा गया है कि वृद्धि कैसी गति है, उत्क्रमणी अनुक्रमणी, तो अनुक्रमणी होती है साथियों। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता साथियों ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अब क्या है, स्फीति गति, इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है।
स्फीत गति कोशिकाओं की स्फीत गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। स्फीत गति उत्क्रमणीय होती है। स्फीत गति जो होते हैं अस्फीत गति समझो, स्फीत या अस्फीत गति कैसी गति होती है? अस्फीत गति उत्क्रमणीय होती है साथियों। अस्फीत गति कैसी गति होती है? अस्फीत उत्क्रमणीय गति होती है। तो अब देख सकते हैं पूरा हो गया। अब चैप्टर 7 का अब पार्ट 3 क्या है? अनुवर्तनी गति तथा अनुचलन गति में अंतर। अनुवर्तनी गति क्या है? इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है। नंबर 2 या स्थिर पौधों द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है। नंबर 3 उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनी गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनानुवर्तन आदि। रसायन से संबंधित होता है। तो क्या है? अनुचलन गति, रसायनानुवर्तन है आदि हो गया साथियों। अब क्या है? अनुचलन गति। नंबर 1 इसमें क्या? उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। नंबर 2 इसमें संपूर्ण पादप माने पौधा या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः यह अनुचलन गति है। नंबर 3 उद्दीपन के आधार पर अनुचलन गति भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुचलन तथा अनुचलन आदि। अगला नंबर देखिए क्या है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर। ये क्या हो जाएगा? प्रकाशानुवर्तन पौधे के भाग जैसे तना, पत्ती आदि का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट साथियों। चलिए अभी इसके बाद आगे कराते हैं। अब इसके बाद क्या है? गुरुत्वानुवर्तन क्या है? पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। उदाहरण, तने ऊपर की ओर तथा जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती हैं। बात सही है। पेड़ है तो पेड़ लगाएंगे तो जड़ नीचे जाएगी और तने ऊपर चले जाएंगे। और वैसे अब क्या है? जालानुवर्तन, नमी के कारण होने वाली पादप गति को जालानुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों, ब्रायोफाइट्स के मूलाभास कवकों के हाइफा आदि में देखने को मिलती है। उदाहरण क्या है? जैसे अमीबा जल की ओर बढ़ता है। सही है। अब रसानुवर्तन क्या है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसानुवर्तन कहलाता है। अब अगला हेडिंग, पादप हार्मोन। पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बन पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। यानी पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक भी कहते हैं। अगर वृद्धि पेपर में आ जाए कि पादप हार्मोन क्या है तब तो लिख लेंगे, और उसी में आ जाए कि वृद्धि नियामक क्या है तो यही हो जाता है पादप हार्मोन ही हो जाएगा। बात दोनों एक ही हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे इस तरह। अब क्या है? पादप हार्मोन्स के प्रकार। नंबर 1 इसमें हार्मोन क्या आता है? ऑक्सीसंस। नंबर 2 जिब्रेलिन्स। नंबर 3 साइटोकाइनिस। नंबर 4 एब्सिसिक अम्ल। इथाइलिन। नंबर 5। अब क्या है? पहला ऑक्सीसंस कोशिकाओं में
विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना, फलों व पत्तियों को असमय गिरने से रोकना, कायिक प्रजनन में सहायता करना, खरपतवार नियंत्रण आदि कार्य क्या करता है, ऑक्सीशंस करता है, नियंत्रण कार्य आदि कार्य है। अब क्या है, जिबरेलिन्स क्या होता है साथियों, जिबरेलिन्स तनों की लंबाई में वृद्धि करना, बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, पुष्पों के खिलने में सहायता करना, कुछ पौधों में अनिषेक फलन उत्पन्न करना आदि कार्य है। देख सकते हैं साथियों। अब इसके बाद अगला करिए साथियों, आप जो है हमारे साथ ध्यान लगा के बने रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप पढ़ लेंगे वीडियो देखकर तो निश्चित ही बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। तो चलिए वो आगे हम देखते हैं। अब अगला है नंबर 3, साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जीर्णता को नष्ट करता है, सुप्तावस्था को नष्ट करता है, एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है आदि कार्य साथियों। इथाइलिन फलों के पकने में सहायक होता है, तनों के फूलने में सहायक होता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है आदि कार्य है साथियों। अब अगला क्या है, हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। हार्मोन्स क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से एकत्रित होते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। देख सकते हैं, इनका वजन रुधिर द्वारा होता है। नंबर 3 पहला था, नंबर 2 तो हो गया, नंबर 3 देखिए उपापचयी क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। नंबर 4 ग्लाइकोप्रोटीन स्टीराइड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब अगला क्या है, एंजाइम भी कार्बनिक पदार्थ हैं जो बाह्य स्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं। इनका वहन नलिकाओं द्वारा होता है। नंबर 1 था, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखिए उपापचयी क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नंबर 4 प्रोटीन होते हैं। अब अगली हेडिंग है, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्य स्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या है। पहला है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, यानी इसमें नलिका नहीं होती। इनके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। नंबर 1 था, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखिए विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं साथियों। नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट साथियों। इसके बाद हम थोड़ा अध्ययन करता हूँ। तो अब देखिए, बाह्य स्रावी ग्रंथि नंबर 1 है, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, इसमें नलिका पाई जाती हैं। इनका स्राव नलिकाओं द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचता है। नंबर 3 भोजन बाह्य पदार्थों पर कार्य करने में निपुण होती हैं। अब अगला देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उससे स्रावित हार्मोन। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, ये बहुत महत्वपूर्ण साथियों, ये बार बार पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या है, यह मस्तिष्क में स्थित होती है और यह मटर के दाने के बराबर बड़ी होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि वही चीज़ है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें जो है निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। अब नंबर 1 क्या है, वृद्धि हार्मोन, इसे GH कहते हैं, इसे GH कहते हैं। यह अस्थियों तथा ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नंबर B क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसे
ADH कहते हैं। यह ब्रिक द्वारा जल के पुनः अवशोषक को नियमित करता है। नंबर सी क्या है? ACTH। यह कार्टिसोन निर्माण के लिए अधिब्रिक कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है। नंबर डी FSH। यह एस्ट्रोजन श्रावण के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है। अस्त्रावण होना चाहिए, अस्त्रावण के लिए, अस्त्रावण इसको कर लेना है, अस्त्रावण, अस्त्रावण। अब ई क्या है? ई नंबर, यह थायरॉक्सिन के अस्त्रावण के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। अब नंबर 2 थायराइड। यह गले में स्थित होती है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन उपापचय तथा वृद्धि की दर नियमित करता है। इसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है। अधिकता से भीमकायिकता रोग उत्पन्न हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में होता है भीमकायिकता रोग उत्पन्न हो जाता है। साथियों यहाँ तक नोट कर लिए आप। चलिए हम आगे करते हैं। अब बस थोड़ा ही है। तो नंबर 3 क्या है साथियों? अग्नाशय। इसकी लैंग रहांस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नंबर 4 अधिवृक्क ग्रंथि क्या है? इससे कार्टिसोन का स्रावण होता है। कार्टिसोन प्रोटीन को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। अंडाशय क्या साथियों? बहुत बार पूछा गया अंडाशय। यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता है। यह हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है। यानी 2 चीज़ है इसमें, अंडाशय में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हैं। अब वृषण क्या है? वृषण, यह टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करता है। यह हार्मोन नर लक्षणों का विकास करता है। यानी नर लक्षणों का विकास इसी हार्मोन के द्वारा होता है। तो साथियों ये चैप्टर नंबर 7 हुआ पूरा। अब प्लीज़ साथियों इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख करके आगे पीछे करके अध्ययन कर लेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। अब प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप साथियों जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमको ताकत मिलती है। मैं और अच्छा आपको अध्ययन कराने का प्रयास करूँगा। आप लोग इतने जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का मैं अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों अभी वीडियो हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।